एहम की सरगुज़श्त लंका श्रीलंका किस्त नंबर 17। दूर से प्यारा सिंह आता दिखाई दिया। एक घोड़ी पर वो खुद बैठा था, दूसरी घोड़ी साथ थी। थोड़ी देर बाद हम तीनों अलग अलग घोड़ियों पर बैठे प्यारा सिंह के दोस्त उजागर सिंह के गांव की तरफ जा रहे थे। हम वीरान खेतों, खड़ नालों, उजड़े हुए देहातों, खेतों में कटी हुई लाशों के करीब से गुजरते उजागर सिंह के गांव पहुंच के उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा था। ये भी एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर छोटी नहर बह रही थी। यह आम का एक बाग था। इस बाग में नानकशाही ईंटों की बनी हुई पुरानी हवेली थी। इसी हवेली में उजागर सिंह रहता था। भरी भरी दाढ़ी मूछों वाला गोल मुटोल उजागर सिंह हवेली के बाहर बहुत बड़ी चारपाई पर बैठा था। एक हाथ में छोटा सा गोल आना था, दूसरे हाथ में अपनी मूछों को मरोड़ रहा था। प्यारा सिंह को देखकर बेख्तियार इससे लिपट गया। प्यारे सैया, ओए तू किधर? उजागर सिंह बुनियान धोती में था। बुनियान और धोती के दरमियान इसका पेट बाहर निकला हुआ था। उम्र प्यारा सिंह जितनी ही थी। सर पर पगड़ी के बजाय बालों को नीले रुमाल से बांध रखा था। इसने एक नजर मुझ पर और साहिबा की तरफ डाली और प्यारा सिंह को आंख मारकर बोला, ये कौन है प्यारा सिंह? सूबेदार प्यारा सिंह इसे एक तरफ ले गया। मैंने घोड़ी से उतरने में साहिबा की मदद की। हम दोनों चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। साहिबा अपनी उंगलियां दबा रही थी। इसने चादर से सर ढांपा हुआ था। आंखों में वीरानी ही वीरानी बरस से ही थी। मैंने कनखियों से सूबेदार प्यारा सिंह की तरफ देखा। वो अपने दोस्त उजागर सिंह को कुछ समझा रहा था। उजागर सिंह ने प्यारा सिंह के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहा। दोनों हमारी तरफ आ गए। प्यारा सिंह मुझे कहा, फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने अपने दोस्त को सब कुछ समझा दिया है। यहाँ तुम्हें कुछ कोई नहीं कहेगा। कल या परसों रात को मैं आकर तुम्हें यहाँ से अमृतसर कैंप की तरफ ले चलूंगा। प्यारा सिंह ये कहकर चला गया। उजागर सिंह ने हवेली के अक्ब में हमें एक कोठरी में 2 चारपाइयां डलवा दी। मैं मुसलमान लड़की को इससे अपने से अलग नहीं रखना चाहता था, लेकिन इसका मुझे इख्तियार बिल्कुल नहीं था। उजागर सिंह ने खुद ही में एक कोठरी दे दी। रात को उजागर सिंह हमारे लिए खुददार रोटी लेकर आया। कोठरी के साथ एक पुराना गुस्ल खाना था। या मैंने साहिबा ने मुंह हाथ धोया। साहिबा अभी तक खौफजदा थी। उजागर ने रोटी की चंगेर चारपाई पर रख दी और कहने लगा, तुम लोग दिन में बगैर जरूरत के बाहर मत निकलना। यहाँ कोई आता तो नहीं, मगर फिर भी पाला नहीं अपने आदमी को लेकर आ सकता है। तुम बिल्कुल ना घबराना, मैं इन्हें संभाल लूंगा। मैंने प्यारा सिंह को वचन दिया है, मैं इसे निभाऊंगा। साहिबा को मैंने जबरदस्ती रोटी खिलाई। आखिर जिंदा रहना भी था हमें। रात हो गई तो दूर से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिंदू सिख गुंडों की नारों की आवाजें सुनाई दी जाती। मैंने साहिबा को बड़ी मुश्किल से सुला दिया, खुद जागता रहा। फिर मुझे भी नींद आ गई और मैं चारपाई पर वहीं पड़ गया। खुदा जाने रात का क्या वजह होगा कि नारों की आवाज और बंदूकों के फायर से मेरी आंख खुल गई। साहिबा भी उठ बैठी। डर के मारे इसकी गिग्गी बंद रही थी। मैंने इसे तसल्ली दी और बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिए। ये कोठरी हवेली के अकब में थी और नारों की आवाजें हवेली के सामने वाले सैन की तरफ से आ रही थी। कोई चीख कर कह रहा था, उजागर, तू हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। प्यारा उस लड़की को तुम्हारे पास रखवा गया है, उससे हमारे हवाले कर दो। साहिबा पर सख्ता तारी हो गया और वो बेहोश होकर चारपाई पर गिर गई। बाहर से बंदूक की फायर की आवाज है, इसके साथ ही शोर मच गया। मैंने लपक कर साहिबा को देखा। वो बेहोश हो चुकी थी। बाहर जो शोर मचा था इसमें उजागर सिंह की आवाज नुमायां थी। वो गुंडों को वहां से चले जाने के लिए कह रहा था। बंदूक का एक फायर हुआ और शोर आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया। फिर दूर से नारे की आवाज आई और खामोशी छा गई। मैं धड़कते दिल के साथ कोठरी के दरवाजे से लगा था। इतने में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं पीछे हटकर चारपाई पर बैठ गया। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैंने उनका दरवाजा खोला। अंधेरे में मुझे उजागर सिंह का चेहरा नजर आया। उसके हाथ में 2 नाली बंदूक थी। वो अंदर आ गया। बेफिक्र रहो, कृपाले के आदमी आए थे, मैंने इन्हें भगा दिया। इस लड़की को लगा हुआ है। मैंने इसे बताया कि खौफ के मारे बेहोश हो गई है। वो बोला, इसके मुंह पर पानी के छींटे मारो, घबराओ नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। शायद रात के 10 बजे का वक्त होगा कि दूर से घोड़ों की टापों की आवाज आई। साहिबा ने अंधेरे में दहशत ज़दा आवाज में खुदा को पुकारा। मैंने टापों की आवाज पर कान लगा दिए। ये 3 घोड़ों के टापों की आवाज लग रही थी। मैं भी अंदर से डर गया। हिंदू सिख गुंडों का जत्था आ गया था, लेकिन अजीब बात थी, नारों की आवाज नहीं आ रही थी। टापों की आवाज हवेली के सामने वाले सेन में आकर रुक गई। फिर किसी ने उजागर सिंह को पुकारा। मेरी जान में जान आ गई। ये सूबेदार प्यारा सिंह की आवाज थी। मैंने साहिबा से कहा कि परेशान ना हो, ये प्यारा सिंह है। हवेली के सामने वाले सेन में हिस्से की जानिब से उजागर और प्यारा सिंह की बातें करने की आवाजें आती रही।
फिर दरवाजे पर दस्तक हुई और बाहर से प्यारा सिंह ने कहा, मैं हूं, दरवाज़ा खोल दो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। प्यारा सिंह के कांधे से इसकी राइफल लटक रही थी। इसने आते ही कहा, मेरे साथ निकल चलो, जल्दी करो। इसने हमें घोड़ों पर बिठाया और रात के अंधेरे में साथ लेकर चल पड़ा। हवेली के पीछे आम के घने दरख्तों का बाग था। रात के वक्त इस बाग में अंधेरा था। इस अंधेरे पर मौत का साया था। बाग से निकलकर हम खेतों में से गुजरते हुए एक नहर पर आ गए। रात की तारीकी में नहर का पानी धुंधले शीशे की तरह लग रहा था। नहर की पटरी दूर तक वीरान थी। हमारे घोड़े कदम कदम चल रहे थे। प्यारा सिंह का घोड़ा आगे चल रहा था। वो खामोश था। एक जगह नहर की ठोकर आ गई। ये नहर पर छोटा सा पुल बना हुआ था। प्यारा सिंह ने पुल पार न किया, बल्कि हमें पीछे आने का इशारा करते घोड़े से नीचे उतार दिया। नीचे शायद अमरूद का बाग था। इन बागों में एक कच्चा रास्ता जाता था। हमारे घोड़े इस रास्ते पर चले जा रहे थे। बाग से निकले तो सामने रेलवे लाइन आ गई। प्यारा सिंह हमें लेकर रेलवे लाइन के साथ साथ शुमाल की तरफ चलने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो गर्दन घुमाकर दाएं बाएं देख लेता था। हम अंधेरे में घोड़ों पर बैठकर रेल की पटरी के साथ साथ काफी देर तक चलते रहे। हम अमृतसर शहर की हदूद में दाखिल हो चुके थे। अमृतसर मेरा शहर था, लेकिन अब वो मुझसे बहुत दूर हो चुका था। यह पहली बार मुझे दूर उफक पर सुर्ख रोशनी दिखाई दी। ये अमृतसर शहर के मकान जल रहे थे। जो ही हमने एक छोटी सी नहर के पुल को अबूर किया, मैंने इलाके को पहचान लिया। ये अमृतसर शहर के मशरिक की तरफ मकबूलपुरे का इलाका था। दूर मकबूलपुरे की बस्ती पर मौत की खामोशी छाई हुई थी। जाहिर है वहाँ कोई मुसलमान नहीं बचा होगा। शायद कोई खुशकिस्मत जान बचाकर शरीफपुरा पहुंचा हो। थोड़ी दूर तक रेल की पटरी पर चलते रहने के बाद जनूब की तरफ से कलकत्ता जाने वाली मेन लाइन बटाला रेलवे लाइन के साथ आकर मिल गई। प्यारा सिंह ने बताया कि अमृतसर के सारे मुसलमान शहर खाली करके शरीफपुरे वाले कैंप में आ गए होंगे। हमारी दूसरी जानिब रेलवे लाइन के पार और शरीफपुरे के सामने अमरूदों के बाग के शुरू होते ही प्यारा सिंह ने घोड़े को रोक लिया, कहने लगा, मलक साहिब, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। इस सामने शरीफपुरा है। अब मैं वापस जाता हूँ। वह गुरु करे कि तुम अपने पाकिस्तान पहुंच जाओ। मैं प्यारा सिंह का शुक्र अदा करने लगा तो वो बोला, इसकी जरूरत नहीं। कैप्टन साहब को मेरा सलाम कहना, मेरी तरफ से माफी जरूर मांगना, या इनके किसी काम नहीं आ सका। अल्लाह बेली। ये कहकर सूबेदार प्यारा सिंह ने खाली घोड़ों की बागें थामी और इन्हें अपने साथ लेकर 40 खुगले खेतों की तरफ से अंधेरे में हमारी नजरों से ओझल हो गया। सामने हुसैनपुरा शरीफपुरा कैंप थे। ये कोई बाकायदा रेफ्यूजी कैंप नहीं था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और जैसा कि अमृतसर के रहने वालों को इल्म होगा कि इस मुस्लिम आबादी को बलोच रेजिमेंट के जवानों ने अपनी हिफाजत में लेकर कैंप करार दिया था। और अमृतसर शहर से निकलकर तकरीबन सभी बच्चे कुछ मुसलमान यहाँ आकर पनागुज़ीन हो गए थे और लाहौर से आने वाले मुस्लिम लीग के ट्रकों का इंतजार कर रहे थे। मैं शरीफपुरे कैंप तो ना पहुंच सका। मौत कदम कदम पर मेरा ताकुब कर रही थी। हो सकता है साहिबा शरीफपुरा कैंप में पहुंच चुकी हो। मैं मौत की आंखों में आंखें डालता डालता अमृतसर से जालंधर और फिर एक ईसाई मोहसिन पीटर की मदद से हिंदू सिखों के काफिले में शामिल होकर दिल्ली चला गया। वहां से कलकत्ता अपने चचा के यहाँ तकरीबन 1 महीने तक रहा। इसके कई दिनों के कठिन और तकलीफदेह सफर के बाद मशरकी पाकिस्तान के शहर ढाका पहुंचने में कामयाब हो गया। ढाका पहुंचने में कामयाब